नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोग एक बार फिर से आ चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित हो गए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को, जो आप सभी के लिए केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी, यूपीएलटी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, बीपीएससी व अन्य समस्त भारतवर्ष की परीक्षाओं के लिए ये सत्र आप सभी के लिए लाभदायक होगा। एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर यदि हमारे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली क्षेत्र का माना जाता है? हिसार, इटावा, जालौन, अलीगढ़। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए आपके सामने, यानी बांगरू बोली का क्षेत्र इनमें से कौन सा माना जाता है? तो आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। यानी बांगरू बोली का क्षेत्र कौन सा है? हिसार। हिसार कहाँ पड़ता है विद्यार्थियों? तो ये आता है आपका हरियाणा में। हिसार कहाँ पड़ता है? तो हिसार आता है आपका हरियाणा में। बांगरू को जो है हरियाणवी बोली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा गया है कई बार प्रश्न। अलीगढ़ जो है ब्रज बोली का क्षेत्र है, किसका है? ब्रज बोली का है। जालौन में बुंदेलखंडी बोली जाती है, अली बुंदेली। और बांगरू जो बोली है इसका विकास शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और लगातार पूछे गए हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है? ये भी प्रश्न जो है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रभाचंद्र, हेमचंद्र, विद्यानंद, हरिभद्र। यानी किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब इस प्रश्न के लिए दिया जा रहा है विद्यार्थियों, विकल्प बी तो बिल्कुल सही होगा, यानी हेमचंद्र जी को कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। जैन आचार्य हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता? कलिकाल सर्वज्ञ। और उसके साथ साथ में इन्हें प्राकृत का पाणिन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, पूछा गया है प्रश्न ये। प्राकृत का पाणिन किसके कहा जाता है? हेमचंद्र को। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के सम्मानित पंडित और उनके भतीजे कुमारपाल के सभा पंडित थे। किसके? कुमारपाल के सभा पंडित थे। फिर जो है हेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछी गई है। भल्ला हुआ जो मारिया रे मड़ करस की आलड़ी, भल्ला हुआ जो मारिया बहिर महाड़ा कंतु लज्जे जमतु वैसी यहु जय भग्गा घरुवंत। और दूसरी पंक्ति है रे मड़ करस की आलड़ी। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है? कुमारपाल चरित, ये पूछा गया है। और इनका वास्तविक नाम क्या है? चंगदेव। तो ये तीनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है, तीनों चीज़ें परीक्षा में पूछी गई है, यानी पंक्ति भी पूछी गई है और इनके ग्रंथ का नाम कुमारपाल चरित ये भी पूछा गया है, और वास्तविक नाम क्या है इनका? चंगदेव। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियंबद के नीरो एकालाप में आए संबोधनों को जो है पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो प्रियंबद क्या करता है? नीरव एकालाप करता है। देखते हैं हम लोग कैसे प्रियंबद शुरुआत करता है। तो सबसे पहले है ओ विशाल तरु, यानी कि डी। और फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका? ओ दीर्घकाय, यानी कि ए। फिर
आपका आएगा ओ स्वर संभार यानी कि बी। फिर आपका आएगा ओ रस प्लावन यानी कि ई। और फिर आपका आएगा ओ शरण यानी कि सी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी कूट के रूप में आपका उत्तर माना जाएगा। तो पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है अपने कि ये सभी शब्द और पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? असाध्य वीणा कविता से। और इसमें प्रियंवद जो है एक आलाप करता है। अज्ञेय द्वारा रचित है ये कविता। किसकी है कविता? आप सभी जानते हो, असाध्य वीणा। और एकालाप कौन करता है इसमें? तो ये प्रियंवद करता है। ओ विशाल तर, ओ दीर्घ काय, ओ सुर संहार, ओ रस प्लावन, ओ शरण। ये जो है इस प्रकार से वो नीरो एकालाप करता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के इन गीतों को नाटकों में आने के क्रम से यानी पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा गीत पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो इसमें जो सबसे पहले आपका आएगा, नाटक का नाम है बकरी। और सबसे पहले इसमें कौन सा क्रम आएगा यानी गीत का? वो है आपका वंदना। हे संकट मोचू बना दे हमें घोंचू। ये जो है गीत आएगा। फिर उसके बाद में आपका कौन सा आएगा? युगल गीत आता है, जा तेरी मेरी ना पटनी कैसे बनाई चटनी। फिर उसके बाद अगला गीत कौन सा है? वो है आपका विकल्प ई। विकल्प ई में क्या है? डंडा गीत है। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। फिर उसके बाद में जो आपका अगला गीत है वो है पूजा गीत है। क्या है? पूजा गीत है। तन मन धन उन्नायक जय है, जय जय बकरी माता। और फिर जो आपका समूह गीत है अगला, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। तो ये जो है आपका गीतों का क्रम हुआ। सही उत्तर आपका इसमें कौन है? विकल्प बी कूट के रूप में। फिर बकरी, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का चर्चित नाटक है और इसका प्रकाशन 1974 में हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस नाटक में कुल 2 अंक हैं और 6 दृश्य हैं। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं और 6 दृश्य हैं। उसके बाद में ये जो बकरी नाटक है उसके गीतों का जो क्रम है, तो सबसे पहले है वंदना, हे संकट मोचू बना दे हमें घोंचू। फिर दूसरा युगल गीत है, जो तेरी मेरी ना पटनी कैसे बनाई चटनी। फिर है डंडा गीत, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा। फिर है पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक जय जय हे बकरी माता। फिर समूह गीत है, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने, कई बार परीक्षा में पूछा गया। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद ये जो है निबंध किसका है? आपने देखा रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये निबंध 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और बाद में इसे चिंतामणि भाग 2 1945 में संकलित कर दिया गया है। किसमें? चिंतामणि भाग 2 में 1945 में संकलित किया गया है। और इस निबंध पुस्तक के वक्तव्य शीर्षक के अंतर्गत जो है शुक्ल जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं शुक्ल जी? यह निबंध केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है कि रहस्यवाद या छायावाद की कविता के संबंध में भ्रांतिवश या जानबूझकर जो अनेक प्रकार की बेसिर-पैर की बातों का प्रचार किया जाता है वो बंद हो। ये बात लिखते हैं शुक्ल जी कि यह निबंध केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है कि जो रहस्यवाद या छायावाद की कविता के संबंध में जो भ्रांतिवश या जानबूझकर
जो अनेक प्रकार की बेसिर पैर की बातों का प्रचार किया जाता है वो बंद हो। फिर आपका अगला प्रश्न है, छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है ये। छायावाद के संबंध में कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं? तो सबसे पहले क्या है, छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। क्या ये कथन शुक्ल जी का है? छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। तो ये कथन शुक्ल जी का छायावाद के विषय में है। फिर अगला कथन हम देखते हैं, छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। क्या ये कथन शुक्ल जी का है? तो ये कथन शुक्ल जी का नहीं है। उसके बाद में फिर अगला कथन है, छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा है। क्या ये कथन शुक्ल जी का है? तो ये कथन शुक्ल जी का है। फिर अगला है, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। क्या ये कथन शुक्ल जी का है? तो ये कथन शुक्ल जी का नहीं है। उसके बाद में अगला कथन है, छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। ये कथन शुक्ल जी का है? तो ये कथन भी है। और सही इसमें कौन कौन सा है? ए, सी और ई। तो आपका कूट ए जो है आपका सही उत्तर माना जाएगा इस प्रश्न के लिए। 3 कथन ये छायावाद के विषय में शुक्ल जी के हैं। हम लोग जो है देख लेते हैं, छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत ही रहा। छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती रही। ये सभी कथन छायावाद के विषय में शुक्ल जी के हैं। फिर छायावाद के संबंध में जो है अन्य कथन शुक्ल जी के हैं। छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरणगुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। उसके बाद में अगला कथन है शुक्ल जी का छायावाद के विषय में, छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद यानी सिंबॉलिज्म के अर्थ में होने लगा। ये सभी कथन जो है शुक्ल जी के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चर्चित हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अमृतसर में अनजान लड़की से तेरी कुड़माई हो गई, ये सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 9 वर्ष। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई, ये सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु कितनी थी? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी, यानी लहना सिंह उस समय 12 वर्ष का था। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानी है उसने कहा था। इसमें जो है अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई है, ये सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु कितनी थी? 12 वर्ष की थी। और महत्वपूर्ण बात क्या है, ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। ये पूछा गया है प्रश्न कई बार। ये कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है। ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है, किस शैली में? फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है। फिर जो है ये जो कहानी है उसने कहा था, इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1915 ईस्वी में। ये भी पूछा गया है कई बार प्रश्न। इसके पात्र कौन है? लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह,
डाक बाबू पोल्हूराम, यानी लहना सिंह, सूबेदार हजारा, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, डाक बाबू पोल्हूराम इस कहानी के पात्र हैं। और जो लहना सिंह है वो 77 सिख राइफल्स का जमादार है। क्या है लहना सिंह? 77 सिख राइफल्स का जमादार है। और कुड़माई का अर्थ क्या है इसमें? मंगनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है संवाद, यानी गीत की पंक्तियां हैं और वक्ता यानी पात्र को बताना है कि कौन सा गीत किस पात्र ने कहा है। तो सबसे पहले क्या है? चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? घासी राम की। किसकी हैं? घासी राम कहते हैं चना हाकिम सब जो खाते और सब पर दूना टिकस लगाते, ये घासी राम जी कहते हैं। फिर जो है अगली आपकी पंक्ति है कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन डाडिम विषय, जहान अनेक विवेक। ये पंक्तियां जो है किसकी हैं? ये संवाद किसका है? तो ये महंत जी कहते हैं। क्या कहते हैं महंत जी? कोकिल बायस एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायन दाडिम विषय, जहान अनेक विवेक। फिर जो है आपकी जो है अगली पंक्ति है क्या कहा जा रहा है? प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बलभारी। ये पंक्ति किसकी है? गोवर्धन दास जी कहते हैं प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। फिर जो है आपकी पंक्ति है लाख टका कै वाला जौवन, गाहक सब ललचाए। लाख टका कै वाला यौवन, गाहक सब ललचाए। ये किसका है? पंक्ति यानी किसकी है? मछली वाली। मछली वाली जो है वो उसका संवाद है, उसकी पंक्ति है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा कूट के रूप में कौन सा विकल्प भी आपका सही जवाब माना जाएगा? हम लोग देख लेते हैं एक बार पुनः से। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, घासी राम जी का ये कथन है। फिर अगला है कोकिल बाय से एक सम, पंडित मूरख एक। ये कथन किसका है? महंत जी का है। उसके बाद में इंद्रायन डाडिम विषय, जहान अनेक विवेक, प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बलभारी। ये गोवर्धन दास जी का कथन है। और लाख टका कै वाला यौवन, गाहक सब ललचा, ये मछली वाली जो है कहती है इस पंक्ति को। उसके बाद में अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन कब हुआ है? 1881 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा गया है। और ये प्रहसन श्रेणी में लिखा गया है, ये भी पूछा गया है। प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसमें कितने 6 दृश्य हैं? कितने 6 दृश्य हैं। और सर्वप्रथम इसका मंचन काशी हिंदू नेशनल थिएटर में हुआ था। कहाँ? काशी के हिंदू नेशनल थिएटर में इसका सर्वप्रथम मंचन हुआ है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, राजा शिव प्रसाद, मिश्र बंधु। किसकी पुस्तक है ये इतिहास तिमिरनाशक? तो आपका उत्तर आया है विकल्प सी, तो ठीक होगा, यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। कौन सी? इतिहास तिमिरनाशक। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? 1864 ईस्वी में। कब प्रकाशन हुआ है? 1864 ईस्वी में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को हम लोग देखेंगे। आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयंबोध उर्दू। आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, स्वयंबोध उर्दू। फिर है वामा मनोरंजन, विद्यांकुर राजा भोज का सपना। उसके बाद में है भूगोल हस्तामलक, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल। उसके बाद में है
मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त, ये भी जो है इनकी रचनाएं हैं। मानव धर्मसार, सिखों का उदय और अस्त। और इन्हें राजा की उपाधि कब दी गई थी? 1887 ईस्वी में राजा की उपाधि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को दी जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हरिऔध जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? हरिऔध जी के द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? गोपी वियोग, गोकुल क्लेश, राधा कृष्ण, लीली, ब्रजांगना विलाप। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है। हरिऔध जी के द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिऔध जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, ब्रजांगना विलाप जो है इसका नाम पहले हरिऔध जी रखना चाहते थे। भूमिका में जो है लिखते भी हैं वो, मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम ब्रजांगना विलाप रखा, किंतु कई कारणों से मुझको यह नाम बदलना पड़ा, जो इस ग्रंथ के समग्र पढ़ जाने पर आप लोग स्वयं ही अवगत होंगे। इसकी भूमिका में, यानी जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है, इसकी भूमिका में जिन ग्रंथों की चर्चा है, रामचरितमानस, सूरसागर, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, जयद्रथ वध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपकी जानकारी के लिए। जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसकी भूमिका में किन किन ग्रंथों की चर्चा है? रामचरितमानस, सूरसागर, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत और जयद्रथ वध की। प्रिय प्रवास 15 अक्टूबर 1909 ईस्वी को प्रारंभ होता है और कार्य बाहुल्य से 24 फरवरी 1913 को यह समाप्त हुआ है। यानी 15 अक्टूबर 1909 में लिखना प्रारंभ हुआ और 24 फरवरी 1913 में यह समाप्त होता है। इस ग्रंथ का विषय क्या है? श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा। क्या है इस ग्रंथ का विषय? श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा, और इसी से इनका नाम प्रिय प्रवास रखा है। श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा है, इसी से इसका नाम क्या हो गया? प्रिय प्रवास, यानी प्रिय जो है बाहर जा रहा है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सूची 1 के साथ मिलान करना है। यानी चरित्र हैं और दूसरी तरफ उनका क्या है? भाई बहन संबंध दिखाया जा रहा है। तो कनक क्या है? इसका संबंध है कंचन से। किससे है कनक का संबंध? कंचन से। फिर है तारा का संबंध किससे है? तारा का संबंध उषा से है। फिर उर्मिला का संबंध किससे है? प्रवीण से। और रतन का संबंध किससे है? दम्मो से है। तो ये आपका मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में आपका इसमें कौन सा सही जवाब माना जाएगा? तो आपका विकल्प ए सही कूट उत्तर के रूप में होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कनक जो है गिरधारी लाल की पुत्री। किसकी? कनक जो है गिरधारी लाल की पुत्री और पुरी की प्रेमिका जया की माता है। कौन? कनक। फिर है तारा। तारा मास्टर राम लुभाए व भागवंती की पुत्री है और पुरी की बहन है। उर्मिला लाला बाधवामल नारंग की पुत्री है। कौन है उर्मिला? लाला बाधवामल नारंग की पुत्री है। रतन गोविंदराम और झाई का पुत्र है, शीलो का प्रेमी है। और उपयुक्त सभी जो पात्र हैं यशपाल द्वारा रचित झूठा सच उपन्यास के हैं। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी पात्र किस में आते हैं? यशपाल के झूठा सच उपन्यास में। अगला आपका प्रश्न है, रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है।
तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं, इतना आपके लिए तय हो चुका है। तो सभी रचनाओं को हमें याद ही रखना है। रामविलास शर्मा की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, हर परीक्षा में वहाँ से प्रश्न जो है आता ही है। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, यानी कि बी। फिर उसके बाद में कौन सी रचना आएगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि ए। फिर उसके बाद में रचना आएगी कौन सी, भाषा और समाज, यानी कि सी। उसके बाद में रचना कौन सी आएगी, निराला की साहित्य साधना, यानी कि ई। और फिर रचना कौन सी आएगी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, यानी कि डी। तो आपका उत्तर जो कूट के रूप में होगा बी ए सी ई डी। देखते हैं हम लोग, बी ए सी ई डी किसमें, विकल्प सी में आपका सही जवाब है। रामविलास शर्मा की रचनाओं का क्रम जो आपने देखा, ये रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। किसके अनुसार, रामचंद्र तिवारी के अनुसार है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी मूल पुस्तक से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका प्रकाशन 1953 ईस्वी है। भाषा और समाज, इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। निराला की साहित्य साधना भाग 2 1972 ईस्वी है प्रकाशन। और महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, इसका 1977 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। फिर उसके बाद में अगला आपका प्रश्न है, हस्तलिखित पद में कौन सा समास है। ये समास का एक प्रश्न आप सभी के बीच में है। हस्तलिखित पद में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, यानी ये तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है इसमें। तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा, कर्ण तत्पुरुष, यानी कि विकल्प बी जवाब होगा। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, और से किस में आएगा, कर्ण कारक का से चिन्ह है। हस्तलिखित पद में जो है कर्ण तत्पुरुष है, कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष समास है, और इसका विग्रह क्या है, हाथ से लिखा हुआ। इस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, किसमें, तत्पुरुष समास में। सामान्यतया इसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। इस समास में दोनों पदों यानी शब्दों के बीच में आने वाले कारक चिन्हों परसर्गों का लोप हो जाता है, और समास का विग्रह करते समय उसे जोड़ दिया जाता है। और जैसे रोगग्रस्त तथा ईश्वर दत्त, ये भी कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण है, रोगग्रस्त और ईश्वर दत्त। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों को लेखक मुक्तिबोध जी हैं, यानी पुस्तकें दी गई हैं और बताना है आपको कौन सी इनमें से पुस्तकें मुक्तिबोध जी की हैं। तो देखेंगे हम लोग, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, क्या ये पुस्तक मुक्तिबोध जी की है, तो ये है। फिर है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, क्या ये पुस्तक मुक्तिबोध जी की है, तो नहीं है। फिर है इतिहास और परंपरा, क्या पुस्तक मुक्तिबोध जी की है, तो ये भी नहीं है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये पुस्तक मुक्तिबोध जी की है, तो ये है। फिर है कामायनी एक पुनर्विचार, क्या ये पुस्तक मुक्तिबोध जी की है, तो ये भी है। यानी ए और डी और ई, ये तीनों पुस्तकें जो है मुक्तिबोध जी की हैं। हम लोग देखते हैं ए डी ई किस में है, वही आपका सही जवाब होगा। तो किस में है, विकल्प सी में ए डी ई, और यही आपका उत्तर है। नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, ये सभी पुस्तकें जो है किसकी है, मुक्तिबोध जी की। फिर उसके बाद में लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन किसकी है, विजय देवनारायण शाही जी की। ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इतिहास और आलोचना, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, किसकी है, नामवर सिंह जी की। फिर है प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास, ये पुस्तक किसकी है, रांगे राघव जी की, प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है,
पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1952, 1955, 1960, 1963? आपको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, कई बार पूछा गया परीक्षा में। पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप सभी का जवाब है विकल्प बी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, यानी 7 जून 1955 को होता है पहले राजभाषा आयोग का गठन। कब होता है? 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बीजी खेरजी। कौन है? बीजी खेरजी। महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछा गया ये भी प्रश्न। वस्तुतः तात्कालिक राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 344 ए के तहत 7 जून 1955 को हिंदी के विकास एवं प्रयोग के संबंध में सिफारिशें करने के लिए इस आयोग का गठन किया था, और इस आयोग को जो है खेर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस आयोग के नाम से? खेर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। और जो है खेर आयोग की प्रमुख बातें क्या क्या थी? 31 जुलाई 1956 को खेर आयोग ने, यानी प्रथम राजभाषा आयोग ने, अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था। सुझाव का दिया था? बहुमत द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली हिंदी पूरे देश के लिए एक सुस्पष्ट भाषा माध्यम है। क्या सुझाव था? बहुमत द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली हिंदी पूरे देश के लिए एक सुस्पष्ट भाषा का माध्यम है। और क्या कहा गया? 14 वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का उचित ज्ञान प्राप्त कराया जाना चाहिए, ये भी इसी आयोग में कहा गया है। और क्या कहा गया है? राज्य और संघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी भी स्तर का हिंदी ज्ञान अनिवार्य किया जाए, और इसके लिए उन्हें अधिकाधिक रूप से क्या है, पत्राचार लेकर काम किया जाए। तो ये भी इस बात जो है इसी आयोग के संबंध में कही गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। हम उम्मीद करते हैं ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, और साथ ही अपने अधिकतम साथी मित्रों दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, और हम आप सभी लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक आभार जो अंत तक प्रतिदिन आकर के कक्षा को वॉच करते हैं। हम मिलेंगे आपको नए मॉडल पेपर में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।